Namaskar, namaskar, namaskar. Welcome to the world of knowledge MRs. Today we again coming to this channel to discuss some important questions according to chapter wise. देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था आपको important topics आपको कौन कौन से करने हैं, तो मैंने बताया था कि हमने एक चैप्टर कर लिया है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर से। बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस उतने ही करने हैं, लेकिन पहले सीरीज बाय सीरीज हम सारे चैप्टर के एक बार 10-15 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। तो आज मैं चैप्टर लेकर आई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब हमें भी बिल्कुल कंट्रोल में रखकर अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ख़त्म करना है, ठीक है। नो डिस्ट्रक्शन प्लीज़। ये 20 या हाफ एन हावर मिनट्स तक आप थोड़ा अच्छे से फोकस करके इन क्वेश्चंस को करवा लीजिए, फिर देन योर चैप्टर इज डन। चलो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? What are the difference between sensory neuron, motor neuron and interneuron? आपको डिफरेंस बताना है। तीन टाइप्स की न्यूरॉन आपने पढ़ी थी ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो था उसमें सारी टाइप्स की न्यूरॉन आती है, जिसकी वजह से कौन सा सिस्टम बन गया? PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उन्हीं न्यूरॉन्स के बीच आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है। तो चलो मैं बताती हूँ, देखना। मैं आपको बता दूंगी इस पर कौन से मेन पॉइंट हैं आपको लिखने हैं और लिखने का तरीका, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा। और यू कैन सेंड मी अ पिक ऑन टेलीग्राम व्हेन यू डू द होमवर्क, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। तो पहले बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन की। तो सेंस से मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सेंस करा, तो यानी कि ये वो न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से अटैच होंगी और हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएंगी। जैसे समझते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो आपके कान जब मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ को लेके जाएगी ब्रेन तक वो कौन सी? सेंसरी न्यूरॉन। फिर उस आवाज़ को ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या बोला जा रहा है, उसको समझेगा, फिर उसके रिस्पॉन्स में रिप्लाई देगा। तो वो रिप्लाई वाला मैसेज कौन सी न्यूरॉन लेकर आएगी? मोटर न्यूरॉन। तो ये मैसेज लेकर आती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आएगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और कहाँ पे लेकर आएगी? ये लेकर आएगी इफेक्टर के पास। और इफेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारी मसल्स और हमारे लेग्स वगैरह, ठीक है, कि हम कैसे रिप्लाई देंगे। और सेंसरी की भी क्या बताई थी? ये लेके जाएगा रिसेप्टर से मैसेज, रिसेप्टर बोल दो या एनवायरनमेंट बोल दो या स्टिमुलाई बोल दो, वहाँ से मैसेज लेके जाएगा टू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। और आप सीधे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो CNS। अब बात करते हैं, जब दोनों का काम हो गया, मैसेज आ भी रहा है मैसेज जा भी रहा है, तो बीच में ये इंटरन्यूरॉन कहाँ से आ गई? तो इंटरन्यूरॉन क्या करती है? यहाँ पर होती है सेंसरी न्यूरॉन और यहाँ पर होती है मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ से यहाँ तक का मैसेज पहुँचाने का काम, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, रिले न्यूरॉन भी बोला जाता है। और इस रिले न्यूरॉन का काम होता है मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन को जंक्शन देने का, ज्वाइन करने का। समझ में आ गया? तो सेंसरी न्यूरॉन को लिखना है इट सेंस द मैसेज एंड टेक्स द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। एंड उसका लिखना आप मोटर न्यूरॉन का, इट ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम ब्रेन और CNS टूवर्ड्स इफेक्टर मसल्स या लेग्स। और इंटरन्यूरॉन को लिखना इट जॉइंट्स द टू सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। देन योर क्वेश्चन इज डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन? गिव फॉर एग्जाम्पल। आपको बताना है इस क्वेश्चन में, आज तो समझ नहीं पाए होंगे, तो देखो समझते हैं। सोचो ज़रा, सोचो, कहते हैं ना गाने में, सोचो ना ज़रा, तो थोड़ा सोचो। एक बार और रीड करते हैं। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन? यानी कि हमें बताना है कि हमारा जो दिल की धड़कन है, हार्ट जब बीट करता है, उसका एक्शन और हमारे रिफ्लेक्स एक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें 4 एग्जांपल देके समझाना है। तो देखो हार्ट बीट का, देखो मैं आपको बताऊं तो बीटिंग ऑफ हार्ट में क्या डिफरेंस है और रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले क्या डिफरेंस है। ये कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और बहुत तेज़ी से होते हैं। और इसकी बात करें हम बीटिंग ऑफ हार्ट, ये तो थ्रू आउट द लाइफ बीट करता रहता है ना, इसका तो ऐसा नहीं है ना अचानक से बीट करा फिर स्टॉप हो गया, फिर बीट करा फिर स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं होता। तो हार्ट बीट की हम बात करें तो पहला पॉइंट इसमें क्या चला जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे बीट्स थ्रू आउट द लाइफ, बीट्स
थ्रू आउट द लाइफ। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन। कैसा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में तो रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है, लेकिन ये एक्शन हर समय तो नहीं चलता ना। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है और बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट होता है। तो इसलिए क्या है, ऑटोमेटिकली रुक जाने का, अच्छा, ऑटोमेटिकली रैपिड एक्शंस। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रैपिड एक्शंस होते हैं और ये कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। और लेकिन इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लंगेटा, यानी कि हमारे हैंड ब्रेन का पार्ट जिसे बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखो, कंट्रोल बाय एमओ मतलब मेडुला ओब्लंगेटा, और इसका लिखोगे कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें हमें फास्ट रिप्लाई चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड। और क्या हो सकता है कि ये कार्डिक मसल्स ऐसे मूव करवाती हैं और इसमें स्पाइनल कॉर्ड मूव करवाती है, यानी कि स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होता है। हमारी लेग एकदम से मूव करेगी अगर हम किसी पैनी चीज़ पे, किसी शार्प चीज़ पे अपना फुट रख दें, या फिर हम किसी गर्म हॉट बर्तन को छू ले तो एकदम से हाथ को उठाएंगे, तो हमारे किस तरह मूवमेंट हो रहा है, हमारा मूवमेंट हो रहा है स्केलेटल मसल्स में, जो हमारी स्केलेटन से, हमारी बोन से जुड़ी हैं। लेकिन हार्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सी मसल्स का मूवमेंट है, कार्डिक मसल्स का। तो तीसरा एक और ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक्शंस अकर्ड बाय स्केलेटल मसल्स। और इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन सी है, कार्डियक मसल्स। तो आप ऐसे करके डिफरेंस लिख लेना कि कैसे हार्ट बीट का एक्शन हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से अलग है। ये बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। स्केलेटल मसल्स करवाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और इसमें कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन करता है। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट बीट को रोक देगा फिर चालू कर देगा। कंट्रोल की जगह अगर मैं वर्ड लिखूँ तो इधर हो जाएगा रेगुलेट। अब ब्रेन जो है, अभी मैंने बताया आपको, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शंस है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है एमओ, जो ब्रेन का पार्ट है, तो ये बता रहा है कि कंट्रोल नहीं कर सकता, ओनली रेगुलेट कर सकता है। मतलब हार्ट बीट तेज हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन रुक नहीं सकती। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हार्ट बीट को स्टॉप नहीं कर सकता ये, थ्रू आउट द लाइफ वो अपने आप ही चलेंगी, क्योंकि हमारा हार्ट मायोजेनिक है। ठीक है, अब इतना आपको डीप नहीं जाना। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करो ऐसे ही, फिर सोचेंगे। ठीक है, हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक लाइट एंड ग्रेविटी। पहले तो हमें स्टिमुलाई का मतलब आना चाहिए, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चेंज हमारे शरीर के बाहर या शरीर के अंदर, शरीर के बाहर के, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज हो जिसके विरुद्ध या जिसके प्रति, यानी कि जिसके टुवर्ड्स हम अपना कोई एक्शन दें, कोई रिप्लाई दें, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। यानी कि एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, तो जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे उसे क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। जैसे कि अब क्या चल रहे हैं, विंटर चल रहे हैं, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, तो विंटर यानी कि ठंडी हवाएं हमारे लिए क्या हो गई है, स्टिमुलाई। अब इसके प्रति हम कैसे अपना रिप्लाई दे रहे हैं, बाय वियरिंग स्वेटर, बाय जलाइंग फायर है ना, मतलब फायर वगैरह को जला के, ताप तूप के हम अपना रिप्लाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमें बताना है कि प्लांट्स कैसे रिप्लाई देंगे जब उन्हें हम लाइट और ग्रेविटी का स्टिमुलाई देंगे। तो लाइट से कैसे होता है, लाइट से क्या करते हैं, वो स्टेम क्या करती है प्लांट की, देखो जैसे कि ये प्लांट है हमारा, तो देखो हमें पहले बताएंगे लाइट और फिर बतानी है ग्रेविटी। तो देखो लाइट जो होती है, अब रूट तो धरती के अंदर है, उसे लाइट से कोई मतलब नहीं है,
तो लाइट की तरफ जो रूट का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, और नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में ना होके वो धरती के अंदर ही ग्रो करती चली जा रही है अंधेरे में ही। तो समझ में आ गया। और स्टेम की बात करें तो स्टेम तो टूवर्ड्स अपवर्ड ही मूव करती है। तो लाइट के रिस्पॉन्ड में जो स्टेम दिखा रही है मूवमेंट, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मतलब टुवर्ड्स लाइट मूवमेंट, ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी लगती है ऊपर से नीचे, और रूट का मूवमेंट भी कैसे होता है, ये तो आप बता सकते हो। रूट का मूवमेंट भी होता है अप से डाउन की तरफ, पानी की खोज में और न्यूट्रिएंट्स की खोज में। तो रूट्स भी डाउनवर्ड जा रही है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रही है, तो रूट का कैसा मूवमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, उसी डायरेक्शन में दोनों चीज़ें। और जियो मतलब ग्रेविटी, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो ग्रेविटी की तरफ क्या हो जाएगा, जियो ट्रोपिज्म, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा पॉजिटिव का साइन लगा दो, ये लिख देना। और यहाँ की बात करें लाइट की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म अब खुद लिख तो लोगे, और चाहो तो थोड़ा सा डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे मैंने ये बनाया, तो इसे नीचे ग्रो करता हुआ एरो बना दो, इसका ऊपर का बना दो, और यहाँ लिख दो जियोट्रोपिज्म, यहाँ लिख दो फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन कर देना। तीनों क्वेश्चन डन हो गए। अगर इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट हो मुझसे पूछना। अभी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। नोट अब लेकर आए हैं 3 क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन हैं, 3, 1 2 3। अब देखो हमें क्या करना है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, इनको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, इनका क्या करना है, वर्णन यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो देखो इंसुलिन का काम क्या होता है, तो इंसुलिन पहले तो इतना बताना कि ये सिक्रीट कहाँ से होता है। तो इंसुलिन सिक्रीट कहाँ से होता है, पैनक्रियास से। और इसे क्यों सिक्रीट करवाते हैं, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल बढ़ता है, तो ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए, यानी कि कम मतलब इतना कम नहीं कि हम कुछ ना कर पाए, डिफिशियंसी नहीं करनी, कम करने का मतलब है कि उस बैलेंस लेवल तक लेकर आना है जो ठीक है हमारे लिए, एवरेज लेवल तक। और बाकी का ग्लूकोज को कहाँ भेज देना है, लिवर सेल्स के पास, मसल सेल के पास। यानी कि ब्लड के ग्लूकोज को लिवर के सेल्स के पास और मसल्स के सेल के पास भेजने का काम, यानी कि ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का। तो इंसुलिन हमें कौन सी बीमारी से बचाता है, डायबिटीज से। डायबिटीज एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है, हाई लेवल होता है किसका, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का हाई लेवल को कम करने के लिए हमारे अस्तित्व में, हमारे उसमें व्यू में कौन आते हैं, इंसुलिन देवता। तो समझ में आ गया इंसुलिन का काम, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। अब देखना, अगर इंसुलिन है तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन है, अगर इंसुलिन गायब तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। तभी तो बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में तो इंसुलिन नहीं बनना, लेकिन ग्लूकोज के लेवल को तो कम करना है ना। तो वो कैसे कम होगा, बाय टेकिंग आर्टिफिशियली इंसुलिन। अब देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन, थायरॉक्सिन। देखो क्या होता है थायरॉक्सिन का काम। थायरॉक्सिन एक वो हार्मोन है जो हमारे कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, जैसे कि इंसुलिन पैनक्रिया से, और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड का होता है हमारे ट्रैकिया के जस्ट फ्रंट में। जैसे समझो ये हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया इनके विंड पाइप, उसके कहाँ पे लगा होता है, सीधे सामने लगा होता है, इस जगह पे ऐसे करके, तो उसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। बटरफ्लाई शेप जैसा होता है, 2 लोब होते हैं, तो थायराइड ग्लैंड होता है। और थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसे बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अब आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी होगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है, ताकि वो देखे कि ब्लड में कहीं से आयोडीन मिल जाए, और फिर हमें गोइटर हो जाता है। यानी कि गोइटर क्या है, कि जो एक्स्ट्रा साइज जो हो जाता है ना, लार्ज साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, वही क्या होता है, गोइटर। अब चलो
कहानी समझ ली, अब थोड़ा काम बताते हैं। तो थायरोक्सिन का काम होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को क्या करना, मेटाबोलाइज करना, यानी कि उनका ब्रेकडाउन करवाना, उनकी सिंथेसिस करवाना, ठीक है, रिएक्शन में उनका यूज़ करवाना, हमारी बॉडी पे कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ है वो करवाना, फैट का कहाँ, प्रोटीन का कहाँ, इस चीज़ का। अगर थायरोक्सिन कम बना तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी में अकोमुलेट होंगे, जिसकी वजह से इंसान कैसा हो जाएगा, मोटा होगा। और ज़्यादातर ये बीमारी लड़कियों में देखी जाती है, फीमेल्स में, तभी बोलते हैं तो इसे तो थायराइड हो गया। और थायराइड दो प्रकार की बताए ना लोगों ने, एक पतले होने का जिसमें इंसान बहुत पतला होता जाता है, यानी कि थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है। और बात करें एक होता है थायराइड पतले होने का, किसी तो थायराइड है तो ये इसलिए मोटा हो रहा है। तो मोटे होने का मतलब ये है कि थायरोक्सिन का लेवल कम है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। अब बात करते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन वही कोन शेप जैसे जो हमारी किडनी पर बैठे हैं, तो एड्रेनलिन वो ट्रिपल एफ हार्मोन है जो हमारे हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन को तेज करेंगे ताकि जल्दी जल्दी से बॉडी वर्क करे और हमें एटीपी दे ताकि हम अपनी हैजार्डस कंडीशन को कोप अप कर पाएँ। अब बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन है जो हमारी हाइट को, हमारी ग्रोथ को ट्रिगर करता है, यानी कि इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी की हाइट बढ़ेगी लेंथ में। तो देखो ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गटुआ बोलते हैं ना, तो गटुआ चीज़ क्या होती है, यानी कि ड्रॉफिज्म हो जाएगा, वो इंसान बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा हाइट से। और बात करें उसकी जब ज़्यादा रिलीज हो जाए, मतलब बचपन सी उम्र में, छोटी सी उम्र में ज़्यादा रिलीज हो रहा है, यानी कि एकदम से हाइट बढ़ेगी और बिल्कुल टॉप तक जाएगा, उसे बोलते हैं गाइगेंटिज्म या जाइजेंटिज्म, जो तुम बोलो। तो यानी कि बहुत ज़्यादा टॉल हो जाता है। आपकी बुक में फोटो बना हुआ है रेड सी ड्रेस में, एक बहुत लंबू है, तो लंबू में ज़्यादा रिलीज हुआ है और छोटू में यानी कि गटुआ में कम, याद रखना। तो इंसुलिन का काम क्या हो जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, और कहाँ से डिक्रीज करेगा, फ्रॉम ब्लड, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने थायरोक्सिन की, तो मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज चला जाएगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट में फैट्स एंड प्रोटीन। देख लो मैं क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक क्लियर कर देती हूँ, कहाँ से रिलीज हो रहा है, क्यों रिलीज हो रहा है, पढ़ने में क्या ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आपको ये क्वेश्चन तो हो ही रहा है, साथ में इसके साथ अभी कोई पूछ ले इंसुलिन कौन रिलीज करता है, तो ये एमसीक्यूज भी तुम्हारे होते जा रहे हैं साथ में। तो टू मेक श्योर कि तुम्हें पूरा सुनना है। अगर आ जाए कि थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, तो गोइटर, मैंने इसके बारे में भी बताया जबकि यहाँ नहीं पूछा, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आपके एमसीक्यूज भी कवर हो, ठीक है। अब देखते हैं एड्रेनलिन, तो ये क्या करेगा, टू गिव एनर्जी टू कोप अप हैजार्डस कंडीशन, यानी हैजार्डस कंडीशन कैसी, तुम होमवर्क करके नहीं लाए, उस कंडीशन में तुम्हारे पसीने छूटेंगे, डर लगेगा, इतनी सर्दी में डंडे पड़ेंगे हाथों पे, तो क्या होगा, तो ये कंडीशन को कोप अप करने की हिम्मत वगैरह देना कौन देगा, एड्रेनलिन। ग्रोथ कुत्ता पीछे पड़ गया, उससे बढ़ने के लिए सब चीज़ें। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हाइट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो लिस्ट टेबुलर फॉर्म, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि अब हमें इसका आंसर एक टेबल बना के देना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के बीच आपको डिफरेंस देना है टेबुलर फॉर्म में। ऐसे नहीं देना कि पहले सेरिब्रम लिख दो, उसके बारे में लिखते चले जाओ, फिर नीचे 2 पॉइंट लिखो, उस पर सेरिबेलम, ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे है, ऐसे आपको बीच में लाइन करनी है ड्रॉ, ऐसे विदाउट स्केल के बिना तो कोई बनाएगा नहीं, समझ लेना। और एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि फिर आप देखो स्केल लेके नहीं गए, बनाना स्केल से ही, तुम्हारे नखरे भी बहुत है, कुछ तो ऐसे ही होते हैं, अब बना नहीं सकते, बैठे रहते हैं, स्केल नहीं है, दे दे मांगते हैं, फिर इस चक्कर में 3 साल के लिए और वो हो जाते हैं, फिर दोबारा 10th करो एक स्केल के चक्कर में, देख रहे हो। इसलिए प्लीज़ अपना सब सामान लेके जाना, अपने भाई बहनों से छीन छान के, अगर नहीं देते दुबका के, लेकिन कैसे भी लेके जाओ या नहीं परचेज करो, स्केल वगैरह सब होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दीदी मैम हमारी ऐसे बना रही है तो हमें भी, नो बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ भी तो रही हूँ, तुम पढ़ते हो ऐसे। चलो देखो अब लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म टेबल बना ली। अब इधर लिखना आप सेरिब्रम, जिसके बीच डिफरेंस लिखना है उसे लिखो सेरिब्रम, सेरिबेलम।
तो देखो सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। फोर ब्रेन के बहुत सारे टुकड़े होते हैं। ये आगे वाला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आगे वाला, ये वाला जहाँ पे लड़कियाँ मम्मी वगैरह टीके लगाते हैं, बिंदी लगाती है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। और ये वाली चीज़ हमारी क्या आती है, मिड ब्रेन। और ये जो पीछे जूड़ा है मेरा, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, हाइंड ब्रेन। तो देखो बात करते हैं कि हमारे इस फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम, ब्रम, ठीक है, याद रखना। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। अगर राइटिंग समझ में आए तो मैं बोल भी रही हूँ साथ में, तो टू सुनना। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इसकी बात करें तो इट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब बात करते हैं सेरिब्रम, तो ये हमारी थिंकिंग को, इंटेलिजेंसी को कंट्रोल करता है। तो यानी कंट्रोल्स थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, इंटेलिजेंसी मेमोरी, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हमारे बॉडी पोस्चर को बैलेंस करता है। आपने कई बार देखा होगा कोई शराबी होता है तो वो ऐसे ऐसे चलता है, तो ऐसे क्यों चलता है, मतलब वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा। यानी कि सीधे जो अल्कोहल होती है वो कहाँ पे इफेक्ट करती है, उसके सेरिबेलम पर। और सेरिबेलम पर अगर नेगेटिव इफेक्ट करेगी तो इसका मतलब क्या है कि सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, बॉडी पोस्चर बेकार हो जाएगा और वो ऐसे डलडला के चलेगा, झूम बराबर झूम। तो सुन रहे हो ना, तो झूम शराबी वो ऐसे ही होता है कि उनका सेरिबेलम क्या है, अच्छे से काम नहीं करता, तो उनका बॉडी पोस्चर और उनके बॉडी का बैलेंस सब डिस्टर्ब हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, A squirrel is in a scary situation। एक स्क्वायरल एक छोटी सी गिलहरी है जो किस सिचुएशन में, स्कैरी, बहुत डरावनी खतरनाक सिचुएशन में। इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। अब उस सिचुएशन से क्या तो वो लड़ जाए या फिर भाग के चली जाए, तो उसकी बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करना है कि ताकि वो लड़ जाए या जल्दी से फटाफट भाग जाए, इतनी एनर्जी देनी है। स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। तो हमें वो बताना है कि जब वो उस स्कैरी, इस खतरनाक सिचुएशन में, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंज होंगे जिसकी वजह से वो क्या कर पाएगी, एबल हो पाएगी आइदर फाइट और रन, वो फाइट कर ले या फिर रन कर जाए। तो क्या होगा छोटी सी गिलहरी पर, मैंने अभी आपको बताया था, चलो रिकॉल करते हैं, मैंने अभी बताया था किडनी पर कौन जैसे टोपी जैसे बैठे रहते हैं, किडनी ने किसका ताज पहना है, एड्रेनलिन ग्लैंड का। और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, आप सुनोगे तो इसको छोड़ो, बस मैं इतना बताती हूँ कि जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है किस सिचुएशन में, स्कैरी, चाहे गिलहरी हो चाहे हम हो, कोई भी अगर स्कैरी सिचुएशन में होता है तो सबसे पहले कौन सी ग्लैंड काम करती है, जो किडनी के ऊपर बैठी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड, वो रिलीज करेगी एड्रेनलिन को। और ये हार्मोन क्या करता है, सीधे एक्ट करेगा हमारे हार्ट पर, हार्ट को क्या करवा देगा, जल्दी जल्दी से पंप करवाएगा, जल्दी जल्दी से बीट करवाएगा। क्यों, अगर हार्ट जल्दी से बीट करेगा तो ब्लड जल्दी जल्दी सप्लाई होता जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, ऑर्गन्स को, और ऑर्गन्स वहाँ से ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन का यूज करके सेल्स क्या बना देंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी। और एटीपी क्या होते हैं, हमारी बॉडी की सबसे मेन एनर्जी करेंसी। तो ये एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से क्या तो वो लड़ पाएगी या वहाँ से फटाफट भाग जाएगी। तो क्या क्या चेंज हुए, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग पावर तेज हो जाएगी। क्यों, अगर ब्रीथिंग जल्दी जल्दी करेंगे तभी तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो तभी तो खून में मिक्स होगा, और खून में मिक्स होकर सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे, बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट, हार्ट बीट को तेज करके, सर्कुलेशन को तेज करके, और देन वो रन कर जाएगी। यानी कि क्या क्या चेंज हुए, तो क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, फर्स्ट चेंज तो ये होगा। सेकेंड चेंज क्या होगा, इट एक्ट ऑन हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग पावर, तो ब्रीथिंग रेट को तेज करेगी, हार्ट बीट को तेज करेगी, और क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फास्ट हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन हाई होगा, और हमारी स्क्वायरल क्या कर जाएगी, कोप अप कर जाएगी सिचुएशन से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या क्या चेंज होंगे, तो मैं यहाँ पे डाल के लिख देती हूँ, आंसर 3 का क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन रिलीज, ठीक है, एड्रेनलिन रिलीज होगा और ये एक्ट करेगा हमारी ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने की क्षमता को बढ़ा देगी, सांस जल्दी जल्दी लेंगे हम ताकि ऑक्सीजन एंटर करे, और साथ में रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगी। और कुछ गधे तो ऐसे होंगे जिन्हें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर ही नहीं पता होगा, तो बोल रहे दीदी ने 2 बार एक सेम चीज़ क्यों लिख दी।
रेस्पिरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बढ़ जाएगा जैसी ब्रीथिंग बढ़ेगी। अब बात करते हैं हार्ट बीट इंक्रीज। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। सर्कुलेशन, ठीक है, मैं बोलती भी जा रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हो। और क्या हो जाएगा, एटीपी ज़्यादा बन जाएंगे जिसकी वजह से वो रन कर लेगी या फिर फाइट कर लेगी। अब आप लिख सकते हो तीनों क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। ये आज हमने 6 क्वेश्चंस करे हैं, 6 क्वेश्चन। अब मैंने ये क्वेश्चन कैसे लिए हैं कि प्लांट्स की तरफ से भी कुछ ट्रॉपिज्म के मूवमेंट के हो गए, हार्मोन्स के भी क्वेश्चंस हो गए, और हमारे न्यूरॉन वाले टॉपिक से भी हो गए। मतलब सारे टॉपिक्स को कवर करके मैंने ये 6 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर का सा नॉलेज हो गई है। बाकी 6 क्वेश्चन और हैं जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही पढ़ते रहो।